हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जिस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका पहला पेपर है, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्री आधारभूत तत्व। इस पेपर में हम लोगों ने यूनिट 1 को पूरा पढ़ लिया है, यूनिट 2 को भी पूरा पढ़ लिया है और आज हम लोग यूनिट 3 को पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 3 को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर भी लिए हैं और कुछ टॉपिक हैं जिनको कि आज हम कवर करेंगे। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था कि सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म, थ्योरीज और सोशलाइजेशन के नीड क्या होते हैं। इन चारों चीज़ों को हमने देख लिया था। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखने वाले हैं कि एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, शिक्षा और समाजीकरण के बीच में क्या संबंध है। तो शिक्षा और समाजीकरण के बीच में क्या संबंध है, इस चीज़ को हम देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको गुणवत्तापूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं एमएड के चारों सेमेस्टर की। एमएड के चारों सेमेस्टर की गुणवत्तापूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। हम आपकी शिक्षा से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। जो यहाँ पे क्लासेस अपलोड होती हैं उन क्लासेस में आपको 100% गुणवत्ता देखने को मिलती है। गुणवत्ता से हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट PDF, PYQ आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस पेपर के नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा 9219136157। इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मिनिमम 200 का पेमेंट करके आप इस पेपर के नोट्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स को नहीं खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत बच्चे नोट्स मांगते हैं, इसलिए ये हमने ऑप्शन रखा है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे इस पेपर की टोटल क्लासेस फ्री में अपलोड हैं। टोटल क्लासेस फ्री में आप देख सकते हैं क्योंकि अपलोड है, कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई से समझौता करते हैं, एग्ज़ाम के दिन 1-2 दिन में पढ़ते हैं तो उनको नोट्स चाहिए होता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। बाकी जो मेहनती बच्चे हैं, जो ऐसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं जो कि पूरे सेमेस्टर में अपना पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं, तो वो यूट्यूब की क्लासेस से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, शिक्षा और समाजीकरण के बीच संबंध। तो जब हम शिक्षा और समाजीकरण के संबंध के बारे में बात करते हैं तो हम इस चीज़ को इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि शिक्षा का प्रभाव समाजीकरण पे क्या पड़ता है और समाजीकरण का प्रभाव शिक्षा पे कैसे पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कह लें तो हम इसके अंदर देखेंगे
इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन। ठीक है, सॉरी अगर मेरे से मिस्टेक हो गया होगा तो मैं एक बार और बोल देता हूँ कि इस चीज़ में इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशलाइजेशन, कि शिक्षा का समाजीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। और वहीं हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन, और समाजीकरण का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा को अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो हम समाजीकरण भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को कुछ न कुछ सिखाने की ही तो कोशिश करते हैं। शिक्षा के जरिए जो बच्चे होते हैं उनको हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी में बदलने का काम करते हैं, जीवधारियों में बदलने का काम करते हैं। तो अगर हम एजुकेशन को सोशलाइजेशन बोलें तो क्या गलत होगा? नहीं गलत होगा, क्योंकि शिक्षा क्या है, समाजीकरण की ही एक प्रक्रिया है। आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन एज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई बायोलॉजिकल बिंग को सोशल बिंग में बदलने का काम करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे हम नॉर्म्स सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं और उसको क्या सही है क्या गलत है तमाम चीज़ें सिखाते हैं। तो वो फिर कैसा प्राणी बन जाता है, सामाजिक प्राणी बन जाता है, सोशल बीइंग बन जाता है। और जब हम किसी प्राणी को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते हैं तभी सामाजिक वातावरण यहाँ होगा। आप लिख लीजिएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन आता है और समायोजन संभव हो पाता है। अगर सारे जो प्राणी हैं उनको किसी भी तरह का नॉर्म्स न आए, किसी भी तरह के उनके अंदर वैल्यू ना हो, तो सब क्या हो जाएंगे, किसी जानवर से कम नहीं होंगे। और जब समाज में प्राणी जानवर होगा, मानव जानवर के रूप में होगा, तो बिल्कुल ही अनुकूलन का वातावरण नहीं होगा, समायोजन संभव नहीं हो पाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को मारेगा, पीटेगा, कहीं भी कुछ भी कर देगा, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, एजुकेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल बिंग से सोशल बिंग बनाते हैं। तो शिक्षा क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, समाजीकरण को डायरेक्ट फॉर्म में प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षा प्रणाली पर अपना प्रभाव कैसे डालती है। तो इन दो चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है हम ये देखेंगे कि शिक्षा समाजीकरण के प्रक्रिया के रूप में, कि शिक्षा कैसे समाजीकरण की प्रक्रिया है, या इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि समाजीकरण के साधन के रूप में शिक्षा, कि समाजीकरण करना है तो उसका एक साधन शिक्षा भी है। या हम बोल सकते हैं कि शिक्षा का समाजीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण पे अपना प्रभाव डालती है। तो जब हम इस टॉपिक को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं हम किसे कहेंगे, जो समाज के अंदर मौजूद हैं और समाज के लिए ही कार्य भी करती हैं, समाज के अंदर मौजूद हैं और समाज के लिए कार्य भी करती हैं। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो हमें रेगुलेट करते हैं। किस चीज़ के लिए रेगुलेट करते हैं, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को, हमारे आर्थिक जीवन को, हमारे पॉलिटिकल लाइफ को, हमारे राजनीतिक जीवन को, हमारे एजुकेशनल लाइफ को, शैक्षिक जीवन को, रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन को, फैमिलियर लाइफ यानी पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का ही एक पार्ट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज ए पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, सोशल इंस्टीट्यूट का ही एक हिस्सा है। ये हमें हमारी एजुकेशनल लाइफ को रेगुलेट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ये हमें
एजुकेशन देता है हमारा डेवलप करता है। आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन हमें क्या देता है, तो एजुकेशन सबसे पहले हमारा क्या करता है, हमारा कंप्लीट सोशलाइजेशन करता है। कंप्लीट सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि उसकी जितनी क्षमता होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उतना वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। जो किड्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको वो चीज़ें सिखाने की कंप्लीट कोशिश करता है एजुकेशन। कंप्लीट सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन के द्वारा ही हमें नॉलेज मिल पाता है, स्किल्स मिल पाता है, एटीट्यूड्स हमारे अंदर डेवलप हो पाता है, हमें वैल्यू हमारे अंदर क्रिएट होता है, कोऑपरेशन की भावना हमारे अंदर आती है, गुड हैबिट आता है, एक्सेप्टेंस आता है, फ्रेंडशिप करना हम सीखते हैं, ग्रुप लिविंग हम ग्रुप में रहना सीख जाते हैं, चेंज एंड मोबिलिटी हम गतिशील रहते हैं और किसी भी चीज़ को परिवर्तन करना है तो वो भी हम कर लेते हैं, और हम अपने कल्चर को एडॉप्ट करते हैं। तो परिवार के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा हमें कुछ शिक्षा मिलती है जिसके माध्यम से हमारा कंप्लीट सोशलाइजेशन हो पाता है। यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितनी उनकी योग्यता होती है उस हिसाब से वो चाइल्ड का सोशलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। जब ये बच्चे को नॉलेज देते हैं, स्किल्स देते हैं, एटीट्यूड, वैल्यू, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो उसका एक सोशल पर्सनालिटी फॉर्मेशन होता है। जो चाइल्ड है उसका एक सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है इन सारी चीज़ों को सीख के। और जैसे ही उसका सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है तो एजुकेशन के ही द्वारा उसे ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट भी दिया जाता है। यानी ऐसा कोई उसे स्किल सिखाया जाता है, ऐसे शिक्षा मिलती है जिससे कि वो कुछ व्यवसाय कर सकता है, किसी पेशा को कर सकता है। तो एजुकेशन सबसे पहले हमारा क्या करता है, कंप्लीट सोशलाइजेशन का एक बेस देता है जिससे हमारा फॉर्मेशन डेवलप होता है सोशल पर्सनालिटी का, और उससे हम ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रोसेस में, इन सभी प्रोसेस में एजुकेशन हमारे अंदर ट्रांसमिट करता है हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को। और इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है कि हम नई चीज़ों को देखते हैं, हमारे अंदर विजडम आता है, हम तर्क कर पाते हैं, हमको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, और उस चीज़ से हम एजुकेशन और लेते जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम जीवन भर सीखते जाते हैं। तो पहले जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हुआ था, वो एटीट्यूड दोबारा भी डेवलप हो सकता है। पहले हमारी विचारधारा कुछ और थी, फिर हमने कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनाई, अब हमारी विचारधारा बदल गई, तो हमारा फिर से क्या हुआ, सोशलाइजेशन हुआ। तो ये चक्र चलता रहता है और एजुकेशन इस प्रकार से वर्क करता है समाजीकरण के संदर्भ में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जब हम आपके सामने एजुकेशन वर्ड बोलते हैं, एजुकेशन शब्द बोलते हैं, तो एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा एक प्रकार की तो होती नहीं है, आपको तो पता है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाती हैं। एजुकेशन मीन्स क्या, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इन तीनों की हम बात कर रहे होते हैं जब हम एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा सोशलाइजेशन कैसे होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा सोशलाइजेशन कैसे होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा सोशलाइजेशन कैसे होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को हमने देख लिया कि इन तीनों के द्वारा सोशलाइजेशन में कैसे योगदान मिलता है, तो हम ये बता सकेंगे कि शिक्षा का समाजीकरण पर कितना प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे पहले बच्चे को शिक्षा परिवार के अंदर मिलती है और परिवार इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। हिंदी टर्म भी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों उन्हें दिक्कत न हो। चलिए, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ही हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ सोशलाइजेशन भी इसे हम बोलते हैं, कि जो प्राथमिक स्तर का समाजीकरण है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा ही होता है। बच्चे को सबसे पहले शिक्षा उसके परिवार में, उसके माता पिता, उसके रिलेटिव, उसके पास पड़ोस के लोग ही देते हैं, देन वो बाद में फॉर्मल एजुकेशन में इंटर करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ही एक टर्म और यूज किया जाता है, वो है फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन।
अगर ये टर्म भी आपके सामने यूज हो तो आपको ये बताना है कि इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा सोशलाइजेशन कैसे होता है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसमें कम्युनिटी के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बच्चा लर्निंग करता है और इसमें कोई सेट ऑफ टाइम, सेट ऑफ पैटर्न और पूरे कॉन्शियस अवस्था में बच्चा लर्निंग नहीं करता है, वो बिल्कुल ही मस्त भाव में सीखता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में नर्चर पे काम होता है, प्रिपरेटिव पे काम होता है, यानी बच्चे का लालन पालन किया जाता है। उसका पालन पोषण करने के दौरान जो चीज़ें सिखानी ज़रूरी है वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, बताई जाती है, और इसी को हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि अगर घर के अंदर कोई मेहमान आ गया या चाचा आ गए तो बच्चे को बताते हैं कि ये चाचा है, बोलो चाचा प्रणाम, या फिर चाचा गुड मॉर्निंग, जो भी मतलब जिस प्रकार की संस्कृति में बच्चा रह रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर दी जाती है। आप एक वर्ड में बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन में बच्चों को तालीम सिखाया जाता है और बच्चे के नर्चर पे, लालन पालन पे, तालीम पे वर्क किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट के द्वारा। ये सभी शामिल होते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है समाजीकरण में। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसको कुछ नहीं आता है। बच्चा विद्यालय में जाने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है, उसको वहाँ पे वो रीडेवलप करता है या उसमें करेक्शन होता है और उसका रीसोशलाइजेशन हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जैसे ही इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा बच्चे का सोशलाइजेशन हो जाता है तो वो तैयार हो जाता है इंटर करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन में भी उसका सोशलाइजेशन होगा। जो घर से चीज़ें बच्चे सीखा है, घर से जो चीज़ें वो सीखा है, अगर वो सही हैं, वांछित हैं, तो यहाँ पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वो अवांछनीय है तो यहाँ पे उसका करेक्शन किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, विद्यालय और समाजीकरण, स्कूल और स्कूल एंड सोशलाइजेशन। तो अगर आपके सामने स्कूल एंड सोशलाइजेशन भी आता है तो आपको यही डिफाइन करना है, यही एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा सोशलाइजेशन कैसे हो पाता है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जो है इसे हम हिंदी में औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे के कंप्लीट सेंस पे वर्क किया जाता है। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और बौद्धिक और सामाजिक हर प्रकार का विकास करने पे ध्यान दिया जाता है। आप देखते होंगे स्कूल के अंदर बच्चों को गेम्स भी कराए जाते हैं, प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, नाटक भी कराए जाते हैं, क्वेश्चन एयर भी मतलब क्वेश्चन क्यूज जो होता है वो भी कराए जाते हैं, बहुत प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं। तो हर प्रकार का डेवलपमेंट करने पे कार्य होता है फॉर्मल एजुकेशन में। आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा ही बच्चे का कंप्लीट सोशलाइजेशन हो पाता है। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है इस आप फॉर्मल एजुकेशन को स्कूल कॉलेज से रिलेट करेंगे तो ये चीज़ है। आप देखे होंगे कि स्कूल कॉलेज के अंदर सेलेक्टिव लर्निंग आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सीखते हैं, एक आपका करिकुलम होता है और उस करिकुलम के हिसाब से ही आपको चलना होता है। स्कूल के अंदर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है। जितने भी धर्म के बच्चे हैं, जितने भी जाति के बच्चे हैं, श्वेत है अश्वेत है, गोरे काले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी को समानता, समता, इक्विटी का अधिकार प्राप्त होता है। सबके एक जैसे ड्रेस होते हैं, सबके लिए एक टाइम होता है, सबके लिए लंच का भी टाइम एक होता है। तो यहाँ पर आपको एक डेमोक्रेटिक कल्चर को सिखाया जाता है कि क्या लोकतंत्र क्या होता है। ये चीज़ आप स्कूल के अंदर आके सीख जाते हैं। इसके बाद जो फॉर्मल एजुकेशन होता है यहाँ पे सर्टेन बिहेवियर पैटर्न सिखाया जाता है। किसके थ्रू? को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू। एक सर्टेन एक्टिविटीज के द्वारा सर्टेन बिहेवियर सिखाया जाता है बच्चे को। जैसे कि 26 जनवरी का कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस का, तो उस दिन बच्चा ये सीखेगा कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? तो संविधान एक प्रकार का नियम है
जिससे कि ये देश चलता है। जिस प्रकार के स्कूल के नियम से स्कूल चलता है, उसी प्रकार संविधान के नियम से ये देश चलता है। तो सर्टेन एक्टिविटीज के द्वारा सर्टेन बिहेवियर को सिखाया जाता है, और स्कूल के अंदर बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके द्वारा बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स को वो सीखता है बच्चा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर ही बच्चे को मल्टीपल रोल्स के लिए ट्रेन किया जाता है, उसका मीनिंग समझाया जाता है, उसके लिए कोऑर्डिनेट किया जाता है टीचर के द्वारा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बच्चा स्कूल में आने के बाद विद्यार्थी बन जाता है, और विद्यार्थी क्या होता है उसको पता चल जाता है। विद्यार्थी क्या होता है अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? विद्यार्थी मतलब क्या है? स्कूल का जितने बजे टाइम है उसको जाना है किसी भी हालत में। कभी भी भूख लग जाए तो उसको खाना नहीं खाना है, लंच की घंटी लगेगी तो ही खाना खाना है। स्कूल का एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है उसको पहन के जाना है, असेंबली में उसे शामिल होना है। तो ये सब क्या है? स्टूडेंट लाइफ है। तो वो समझ जाता है कि स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है, और उस प्रकार से वो बिहेव करना शुरू कर देता है। कॉम्पिटिटर का भी रोल वो स्कूल में आने के बाद ही समझता है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं क्लास में, तो उसमें फाइट करना होता है उसको अपने समकक्ष बच्चों से, तो वो कॉम्पिटिटर के रोल को भी समझ पाता है। और आप देखते होंगे कि स्कूल के अंदर चुनाव भी होते हैं स्टार्टिंग से ही, और बहुत ही अच्छी बात है कि जब मैं पढ़ता था तो आप समझ सकते हैं कि मैं जब सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में था, तभी से वहाँ पे डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट था, चुनाव होता था, बिल्कुल मॉनिटर बनते थे, उप मॉनिटर बनते थे, अनुशासन प्रमुख बनते थे। तो उसमें मैं भी एक बार मॉनिटर बना था, मुझे करेक्टली याद नहीं है, शायद मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो मैं एक बार मॉनिटर बना था। लेकिन ये मॉनिटर में निर्विरोध बना था, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उसमें मैंने फाइट नहीं किया था, मैं पढ़ने में थोड़ा एवरेज था, ठीक ठाक था। तो जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने सीधा बोल दिया कि आज से ये क्लास का मॉनिटर है। तो मैं लोगों का सारे विद्यार्थियों का मत लेकर नहीं बना था, लेकिन हाँ, जब मैं मॉनिटर बना तो मेरे कुछ दायित्व थे, मेरे कुछ अधिकार थे। तो उससे मुझे समझ में आया कि मॉनिटर बनने के बाद क्या होता है। मेरे अंदर नेतृत्व शैली वहीं से आ गया था कि मेरे में जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो डेवलप होने लगी थी। मॉनिटर को हिंदी में छात्र नायक बोलते हैं, कक्षा प्रमुख भी बोलते हैं। तो ये सब मतलब मल्टीपल रोल्स के लिए ट्रेन किया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। तो बहुत ही व्यापक रूप में फॉर्मल एजुकेशन में बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जिससे कि बच्चा भविष्य के लिए तैयार हो जाता है, भविष्य में जो चुनौतियाँ मिलेंगी उससे वो सामना कर पाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में डिफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, तमाम प्रकार के अनुदेशन प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर के द्वारा कि बच्चा ऐसे करो, ये लिख के लाना, ये याद कर लेना, नाखून कटा लेना, बाल क्यों ज़्यादा बड़े किए हो, ये सब। मैं आपको एक अपनी घटना बताता हूँ कि जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में था, बीएड में था, और जो मेरे एचओडी सर थे उस समय, मेरे एचओडी सर का नाम था प्रवीण कुमार पांडे। क्या नाम था? प्रवीण कुमार पांडे। आप शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो उनकी वीडियो मैंने कुछ डाली है, तो आपको वो दिख जाएंगे। तो प्रवीण पांडे सर मेरे एचओडी थे, और आप समझ सकते हैं कि बीएड में आने के बाद हम लोग की एज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। हम लोग 23, 24 इस टाइप का हम लोग का एज होता है। तो आप ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं कि इस एज में कौन टीचर बच्चों को बोलता है कि तुम सेविंग करा लेना, जो दाढ़ी होते हैं वो मत बढ़ाना, अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा कोई एचओडी नहीं बोलता है। लेकिन जो मेरे एचओडी सर थे वो बिल्कुल बच्चों पे व्यक्तिगत ध्यान देते थे। जो छात्राध्यापक थे, जो टीचर ट्रेनी थे, उन पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते थे, और वो हम लोग को बोलते थे कि मतलब वो बिल्कुल ही दाढ़ी बढ़ाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि तुम मास्टर साहब बन गए हो, मतलब मास्टर साहब बनने की श्रेणी में हो, तो एकदम साफ सुथरा रहो और सेविंग बिल्कुल क्लीन रखो। ये मतलब कि दाढ़ी नहीं रखना है, इसको क्लीन रखो, अच्छे लगोगे। और तो मैंने बोला कि सर इतना जल्दी जल्दी बनाएंगे तो पढ़ेंगे कब? तो बोले इसमें फिर बगल में मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनका नाम आईवी सर था, तो वो बोले कि अरे क्या है, आता तो है आजकल, जो उससे अपना बना लेना, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तुम मास्टर साहब बनने की श्रेणी में हो तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है, बहुत कंप्लीट सोशलाइजेशन होता है, ये आप समझ सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। बहुत ही अच्छे सर हमारे एचओडी सर थे, मेरे आदर्श हैं।
और चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा कैसे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जब हम लोग जॉब करते हैं या हम लोग किसी अदर कार्य में संलग्न होते हैं, व्यस्त रहते हैं, जिससे कि हम अलग से स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अचीव करने, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करने का कार्य करते हैं। ये अल्टरनेटिव एजुकेशन होता है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है एजुकेशन का, कि ऐसे नहीं तो ऐसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो हमने नाम लिखा लिया, पेपर देने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम के अनुसार अपने हिसाब से हमको सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं। तो ये हेल्प करता है चाइल्ड को ग्रो करने में, उसकी ओन एबिलिटीज के आधार पे कि हमारी जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे। ये चीज़ है। तो आपने देख लिया फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा बच्चों का सीधे डायरेक्ट फॉर्म में सोशलाइजेशन होता है। तो हम अगर ये चीज़ बोलें कि एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन की एक उप प्रणाली है समाजीकरण की, समाजीकरण की जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसको पूरा करने का एक उप व्यवस्था है। क्या है? उप व्यवस्था है या उप प्रणाली है शिक्षा। तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कहीं से हम कुछ तो सीख जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम वांछनीय सीखते हैं, जो चीज़ें हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, वो हम एजुकेशन के द्वारा ही सीख पाते हैं, और उसी से हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है, और उसी से हम भविष्य के लिए तैयार हो पाते हैं। तो हमने देख लिया कि शिक्षा का प्रभाव कैसे समाजीकरण पर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि समाजीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है, या हम कह लें कि समाजीकरण का शिक्षा प्रणाली पे कैसे प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, वो तभी बन पाई है जब एजुकेशन पॉलिसी बनी है। क्या बनी है? एजुकेशन पॉलिसी बनी है। आज हमारे शिक्षा की जो व्यवस्था है किस पॉलिसी पे टिकी है? वो पॉलिसी का नाम है आपका NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020। ये जो शिक्षा नीति अभी रिसेंट में आई थी मोदी गवर्नमेंट में, उसी पे हमारे अभी वर्तमान हमारी शिक्षा व्यवस्था गति हो रही है उसकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा व्यवस्था पे समाजीकरण का प्रभाव इन नीतियों को बनाने के दौरान ही हो पाता है। इन नीतियों को जो बनाता है, इन पॉलिसीज को जो मेक करता है, उनका सोशलाइजेशन किस तरीके से हुआ है और वो कितने सोशलाइज हैं, उससे ही निर्धारित होगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है वो एजुकेशन पॉलिसी कैसी बनेगी, उस एजुकेशन पॉलिसी में कितनी गुणवत्ता होगी। अगर एजुकेशन पॉलिसी मेकर का सोशलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और अगर एजुकेशन पॉलिसी मेकर का सोशलाइजेशन बहुत ही बेटर हुआ है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी योग्यता है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बिल्कुल क्वालिटेटिव होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि एजुकेशन पॉलिसी मेकर कौन है, तो आप बोलेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर का हाथ होता है, जिसे हम शिक्षा मंत्री बोलते हैं। और शिक्षा मंत्रालय जो होता है उसके अंदर सचिव होते हैं, IAS अफसर होते हैं, जो कि मदद करते हैं शिक्षा मंत्री को निर्णय लेने में, उनको सलाह देते हैं, और पूरा ड्राफ्ट वगैरह जो तैयार करते हैं वो सेक्रेटरी ही तैयार करते हैं। तो ये चीज़ है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो कि एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, इसके अलावा शिक्षाविद भी होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं, कमेटी में रहते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, इनका सोशल क्लास कैसा रहा, जब ये जन्म लिए तो इनका सामाजिक वर्ग कैसा था। अगर ये दलित वर्ग में पैदा हुए होंगे तो दलित वर्ग की कठिनाइयों का आभास होगा इनको। तो जब ये शिक्षा नीति बनाएंगे तो उस शिक्षा नीति में सभी वर्गों के समानता और समता की बात की जाएगी, यानी ये लिबरल होंगे। अगर ये अत्याचार सहे होंगे या फिर कुछ हाशिए का शिकार हुए होंगे तो ये बिल्कुल लिबरल होंगे, सभी वर्गों के लिए इक्वलिटी प्रदान करने का कार्य करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें। इसके बाद अगर जो
एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं उन्हें मटेरियल डिसएडवांटेज का अंडरस्टैंडिंग होगा कि मटेरियल डिसएडवांटेज क्या होता है। तो जब वो एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे तो ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा करिकुलम मेकिंग करेंगे कि वो करिकुलम के द्वारा गरीब से गरीब बच्चा भी आसानी से पढ़ सके। जिस बच्चे के पास मटेरियल बहुत कम मात्रा में है उनको भी उस प्रकार वो सारी सुविधाएं मिल सकें। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर मटेरियल डिसएडवांटेज का अंडरस्टैंडिंग होगा एजुकेशन मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को, एजुकेशनलिस्ट को, तमाम संस्थाओं के जो करिकुलम मेकर हैं उनको, तो वो क्या करेंगे कि शिक्षा नीति में आप देखे होंगे कि 1 से 5 का जो विद्यालय होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को ड्रेस से लेकर बच्चे को ड्रेस, खाना, ये सारी चीज़ें क्यों उपलब्ध कराई जाती हैं? इसलिए उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, उन्हें पुस्तक तक फ्री में मिलती है। तो ये मटेरियल डिसएडवांटेज का अंडरस्टैंडिंग का ही परिणाम है कि जो नीतियों को बना रहे थे उन्हें इस चीज़ का आभास था। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि घर में 2 पेन पिताजी लाए और उनके बच्चे 4 हैं। तो बच्चे 4 हैं तो आपस में लड़ाई करेंगे कि भाई 4 बच्चे हैं तो 4 पेन होने चाहिए थे, तो इनके पास मटेरियल डिसएडवांटेज है। तो ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री जो होंगे, चाहे फिर जो करिकुलम मेकर होंगे, उनको अगर इस चीज़ का आभास है तो वो इसमें इस चीज़ को, सुविधाओं को प्रोवाइड करेंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पेन से लेके, पुस्तक से लेके, खाना से लेके, ड्रेस से लेकर सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे, जिससे कि इस प्रॉब्लम के से कोई भी बच्चा शिक्षा लेने से वंचित न रह सके। कल्चरल डिसएडवांटेज का लेवल क्या है उनके अंदर, कल्चरल डिसएडवांटेज को वो कितना समझते हैं। कल्चरल डिसएडवांटेज क्या होता है कि कोई ऐसी संस्कृति जो हाशिए का शिकार हो रहा हो उसे मुख्य धारा में कैसे लाएं। अगर आप इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो सिंपल सा समझ सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शिक्षा ले रहे थे तो आपको पता होगा कि इनको क्लास के सबसे पीछे बैठाया गया था, लास्ट में कोना में बैठाया गया था, एकदम कॉर्नर में। ऐसा क्यों इनके साथ किया गया था? क्योंकि ये ऐसी संस्कृति से आते थे जिस संस्कृति का बहिष्कार किया जाता था। ये महार जाति से आते थे और महार जाति को लोग मानते थे कि अगर इन्होंने हमें टच कर लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इस तरीके की धारणाएं थी। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत पढ़ाई किया और देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। तो कल्चरल डिसएडवांटेज का अगर आभास एजुकेशन मिनिस्टर को होगा, सेक्रेटरी को होगा, करिकुलम मेकर को होगा, तो वो क्या करेंगे कि शिक्षा नीति को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि सारे जितनी भी संस्कृतियां हैं, हर समुदाय की, हर वर्ग की, उन सबको करिकुलम के अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 8th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं, 8th क्लास की SST पढ़ रहे हैं, तो SST के अंदर हमको B.R. अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, महार संस्कृति के बारे में भी सकारात्मक बातें पढ़ने को मिलेंगी, क्षत्रिय संस्कृति के बारे में मिलेंगी, यदुवंश के बारे में मिलेंगी। अलग अलग प्रकार के जो संस्कृति हैं, समुदाय हैं, वर्ग हैं, जाति हैं, सबके बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी किसी भी संस्कृति को हम यहाँ पे बहिष्कार नहीं करेंगे, किसी भी संस्कृति को हाशिए पे डालने का कार्य नहीं करेंगे। और जो संस्कृति पहले से हाशिए पे है, जैसे कि महार है, अनुसूचित जाति हम बोलते हैं, SC कैटेगरी को, अनुसूचित जाति जो हाशिए का शिकार हो रही है, तो उसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, पॉजिटिव रूप में डालेंगे, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, लोग उसकी बातें करें और जो उसको इम्पोर्टेंस कम मिलता है उसको इम्पोर्टेंस बराबर मिले। ये चीज़ है। तो सोशलाइजेशन पे बहुत डिपेंड करता है। आप ये जान लीजिए, अगर जो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं उनकी योग्यता में ही कमी है, उनके परवरिश में ही कमी है, उनके सोशलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो उनके अंदर व्यापक दूरदृष्टि नहीं होगा और जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप ये समझिए कि अगर हम ये जो महत्वपूर्ण पद हैं उस पर अगर ऐसे व्यक्ति बैठ जाएं जिनकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, जिनका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत सारा संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत सारे अनुभव लिए हैं उन्होंने, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनको, तो उनका जो क्रिएटिविटी होगा, वो जो फॉर्मेशन करेंगे वो भी बहुत ही क्वालिटेटिव होगा।
इसके बाद आप कल्चरल रिप्रोडक्शन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनके अंदर। कल्चरल रिप्रोडक्शन ये चीज़ होती है कि जो पेरेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करें बच्चे के एजुकेशन में। करिकुलम इस प्रकार का बनाया जाए करिकुलम मेकर के द्वारा कि पेरेंट को मजबूर होना पड़े बच्चों के स्कूल से इंटरेक्ट करने के लिए। पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है, आप ये देखे होंगे, तो इसको अनिवार्य कर दिया जाए कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार माता पिता को स्कूल में आना और घर की रिपोर्टिंग देना कि बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ही ज़रूरी है। और स्कूल की रिपोर्टिंग को लेना भी ज़रूरी है, तो 1 वीक में उन्हें आना ज़रूरी है। तो इस प्रकार का मतलब करिकुलम बनाया जाए कि पेरेंट को बुलाना अनिवार्य हो जाए स्कूल वालों की तरफ से। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो करिकुलम बना रहे हैं या फिर शिक्षा की नीति बना रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का भी आभास होना चाहिए कि पोजिशनल फैमिली क्या होती है, पर्सन सेंटर्ड फैमिली क्या होती है। क्योंकि देखिए जो हमारा करिकुलम होगा वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उस करिकुलम के द्वारा ऐसे बच्चे का भी विकास हो जाए जो पोजिशनल फैमिली से आता है। पोजिशनल फैमिली उस फैमिली को हम बोलते हैं जो फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। जैसे अगर किसी बच्चे के पिताजी लीडर हैं या समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, तो वो अपने कार्यों से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। बच्चा उनका हो सकता है उनसे डरे कुछ बोलने से, क्योंकि पिताजी एक रुतबे में आएंगे, एक शानो शौकत से जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े अफसर होंगे, तो हो सकता है वो उस तरीके से बात ना कर पाए और अपनी सारी चीज़ों को उनसे बोल ना पाए। तो जो बच्चा लर्निंग कर सकता था अपने फैमिली से, वो लर्निंग उसको वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो उस लर्निंग को फुलफिल करने का काम करिकुलम करे। इस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए कि पोजिशनल फैमिली से आने वाले चाइल्ड का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। और दूसरी तरफ होती है पर्सन सेंटर्ड फैमिली। पर्सन सेंटर्ड फैमिली ये है कि जहाँ पे इंडिविजुअली तरीके से माता पिता ध्यान देते हैं, हर एक बच्चे पे अपने पूरा समय देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपनी बात को कहने का, अपनी क्वेश्चन को पूछने का, तो उनका तो डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली को प्रमोट करे। यानी जो शिक्षा मंत्री होंगे, जो हमारे सेक्रेटरी होंगे या करिकुलम मेकर होंगे, उनको इस बात का भी आभास होना चाहिए कि हमारी पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए, जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट करे, ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट करे। यानी कि परिवार को तोड़े ना, परिवार को जोड़े। यानी कि जैसे पहले होता था कि पहले परिवार बहुत ही बड़ा होता था और सब लोग मिलजुल कर रहते थे, अलग होते ही नहीं थे। चाचा चाची, दादा दादी सब एक में रहते थे, बड़ा लंबा परिवार होता था, बड़ी खुशी से चलते थे। तो करिकुलम जोड़ने वाली विचारधारा को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी मेकर हैं उनको इस चीज़ का भी आभास होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। अगर उनका सोशलाइजेशन जब हुआ होगा, तो अगर उन्हें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का लेवल वो करिकुलम में बहुत ही अच्छा रखेंगे, शिक्षा नीति में बहुत ही अच्छा रखेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं पढ़ता था तो मैं हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से हुई है। बाद में मैं इंग्लिश मीडियम में एंटर किया हूँ। तो जब मैं बाद में इंग्लिश मीडियम में आया, मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो चाहे फिर वो अदर कोर्स हो, उसकी इंग्लिश में जब पढ़ाई होती थी क्लास में, तो मैं थोड़ा असहज महसूस करता था। मैं जो चीज़ें टीचर नोट करवाते थे मैं उसको उतनी स्पीड में नोट वगैरह नहीं कर पाता था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ या मुझे मौका मिलता है कभी करिकुलम को मेकिंग करने का, तो मैं क्या करूँगा, करिकुलम ऐसा बनाऊँगा जो इंग्लिश भाषा में भी मौजूद हो और हिंदी भाषा में भी मौजूद हो। यानी बच्चा जिस भाषा में उसे पढ़ना चाहता है उस भाषा में पढ़े। और मैं एजुकेशन पॉलिसी में भी ये इंक्लूड कर दूंगा कि बच्चे को ये दोनों प्रमुख भाषा में उसको पढ़ाया जाए। अगर क्लास में इंग्लिश का बच्चा है तो उसे इंग्लिश में पढ़ाया जाए, इंग्लिश के मटेरियल दिए जाएँ। हिंदी का बच्चा है तो हिंदी के मटेरियल दिए जाए। इन दोनों ही भाषा को बराबर रूप से प्रमोट किया जाए। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को झेला है, मेरा वो सोशलाइजेशन इस संदर्भ में हो चुका है।
इसके अलावा ही लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंदर ये भी आता है कि जो करिकुलम बनाई जा रही है वो करिकुलम स्पष्ट हो, सरल हो, बोधगम्य हो, भाषा कौशल का प्रयोग अच्छा तरीके से किया जाए, कि उसे जो लोअर बैकग्राउंड का बच्चा है, जो लोअर पृष्ठभूमि से आता है, जिसके माता पिता खुद अनपढ़ हैं, उसकी पूरी पीढ़ियां अनपढ़ हैं, वो भी उस करिकुलम को समझ सके। चाहे फिर जो हायर फील्ड से आता है वो तो समझ ही जाएगा, मिडिल वाला भी समझ जाए, तो इस प्रकार का भाषा कौशल हो। अगर इस प्रकार के भाषा कौशल का आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप NCERT की बुक्स देख सकते हैं। NCERT की जो बुक्स 1 से लेकर 12th तक की हैं, बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में इमेजेस के साथ एकदम अच्छे से हैं। उनका जो पैटर्न है, स्टाइल है, बिल्कुल A1 है। मैंने पूरा NCERT पढ़ा है 6 to 12 का, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होना चाहिए, आप एक बार देख लीजिएगा तो आप लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट समझ जाएंगे। NCERT के बुक्स में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया गया है। इट मीन्स कि जो NCERT का करिकुलम बना रहे होंगे, NCERT के लिए काम कर रहे हैं, उनको लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का आभास इस संदर्भ में उनका सोशलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल लर्निंग को तो इम्पोर्टेंस दे ही, व्यक्तिगत एजुकेशन प्लान बनाकर बच्चे को पढ़ाने पे महत्व दे ही, लेकिन ग्रुप लर्निंग को भी प्रमोट करे, क्योंकि ग्रुप लर्निंग से ही बच्चे के अंदर सामूहिकता की भावना आएगी, वो भाईचारे की भावना उसके अंदर डेवलप होगी कि मिल के भी काम किया जा सकता है, आपसी सौहार्द उसके अंदर बढ़ेगा। तो ग्रुप लर्निंग को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब बच्चे का जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो एजुकेशन पॉलिसी मेकर हैं, उनका इस संदर्भ में सोशलाइजेशन हुआ होगा, उनको पता होगा कि संगठन में शक्ति है, भाईचारे से देश को समृद्धि मिलती है, आपसी सौहार्द से ही देश अच्छे तरीके से चलता है। इसके बाद उन्हें जेंडर इनइक्वालिटी की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी करिकुलम ऐसा हो जो प्रत्येक के जेंडर के अनुकूल हो। प्रत्येक के जेंडर का मतलब क्या? मेल, फीमेल, या जैसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर, तो इन तीनों के लिए भैया अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि एक तरफा ना हो, फीमेल को ये ना लगे कि मेल बेस्ड है हमारा करिकुलम, चाहे मेल को ना लगे कि फीमेल बेस्ड है, तो एक तरफा ना हो, वो प्रत्येक के जेंडर के अनुकूल हो। करिकुलम ऐसा हो जो डेमोक्रेटिक को इम्पोर्टेंस दे, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करे। इसके बाद कास्टिज्म जातिवाद पे आधारित न हो, सेकुलर विचारधारा को प्रमोट करे, क्योंकि जो हमारा इंडिया कंट्री है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम धर्म हैं, तमाम भाषा हैं, तमाम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति अलग अलग है, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो प्रमोट करें, इनका आपसी समन्वय बना के चलें। रिलीजियस बहुत ज़्यादा ना हो, धार्मिक बहुत ज़्यादा ना हो, एक लिमिट में हो, और सभी धर्मों की बात हो करिकुलम में, एक धर्म की बात ना हो, रीजनलिज्म ना हो, एक क्षेत्र की बात ना हो, चाहे वो यूपी का करिकुलम हो या MP का करिकुलम हो, कहीं का भी करिकुलम हो, समस्त भारत को ध्यान में रखकर बात की जाए, तभी उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ पाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग अगर एजुकेशन पॉलिसी मेकर को होगा, तभी वो ऐसी नीति बना पाएंगे, ऐसा करिकुलम बना पाएंगे जो कास्टिज्म से परे हो, सेकुलर को प्रमोट करे, रिलीजियस ज़्यादा ना हो, रीजनलिज्म पे आधारित न हो। ठीक है, तो इन संदर्भ में उनका सोशलाइजेशन होना चाहिए। इसी को आप एक और संदर्भ में देख सकते हैं कि जो ये जितनी बातें मैंने बताई कि एजुकेशन पॉलिसी मेकर एजुकेशन पॉलिसी जो मेकर हैं उनका सोशलाइजेशन इन तमाम पॉइंट्स के संदर्भ में हुआ होगा, तो जो शिक्षा नीति बनेगी या जो करिकुलम बनेगा वो भी उसमें भी इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों से जो वांछनीय चीज़ें निकलेंगी, अच्छी चीज़ें निकलेंगी, उन सबको ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। तो बिल्कुल वही निष्पक्ष होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा, वो शिक्षा नीति हो चाहे फिर करिकुलम हो।
तो ये सभी बातें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो काम करते हैं, डायरेक्टर, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रिंसिपल, टीचर, थर्ड ग्रेड के कर्मचारी, उनमें भी ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर उनमें भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उनका सोशलाइजेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ होगा, तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट होगा, जो स्कूल का डेकोरम होगा, वो भी बहुत ही मेंटेन होगा, बहुत ही प्लस में होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। अगर जो स्कूल के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको बचपन में या उनके पूरे जीवन में उनको इनकरेजमेंट का इम्पोर्टेंस पता होगा, कोऑपरेशन का, एम्पैथी, सिविलाइज्ड मैनर उनके अंदर होंगे, प्रॉपर एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करने की विचारधारा पे चलते होंगे, एडजस्टमेंट अगर लेवल उनके अंदर अच्छा होगा, तो वो विद्यालय के जो दर्शन है, विद्यालय का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उसको भी वैसा ही बनाएंगे, जिससे कि स्कूल के अंदर शांति स्थापित होगी, समन्वय स्थापित होगा और स्कूल बहुत ही अच्छे तरीके से गति करेगा। सेम चीज़ें मैनेजमेंट पे भी लागू होती है कि मैनेजमेंट के अंदर यदि कोऑपरेशन है, एम्पैथी है, तो सभी टीचर को साथ में लेके चलेंगे, सभी कर्मचारियों के साथ सहमति से स्कूल को चलाने पे वो जोर देंगे। प्रिंसिपल का सोशलाइजेशन यदि अच्छे से हुआ है तो प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, सारे टीचरों से बात करेगा, सारे स्टूडेंट से बात करेगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेगा, बिल्कुल एक तरफा नहीं होगा। अगर एडजस्टमेंट लेवल है तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और जो विद्यालय है उसको बिल्कुल गतिशील तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। तो आई होप कि इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत ही व्यापक तरीके से, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझा दिया है। अगर इसमें आप कहीं पे भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पे ये बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा रिप्लाई देकर या फिर वीडियो बनाकर। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF PYQ दिए जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार आपसे डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि हम पढ़ें एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि मैंने इस सेशन में ही कवर कर दिया है। आपको शिक्षा का कैसे सोशलाइजेशन में प्रभाव पड़ता है उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अगर मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा सोशल चेंज का पैटर्न या फिर थ्योरी, इन दोनों में से कोई पढ़ाऊँगा, क्योंकि सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट पे 40 मिनट की बेहतरीन क्लास अपलोड है, तो उसी को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो मैं देखता हूं कि आगे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा तो आप कमेंट में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।